हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्लाह फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th के बच्चों के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और आज से हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है और लास्ट में हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आपको आज के लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा यूज़र आईडी है हल ऑफ फिजिक्स, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स राइट जंप इनटू द टॉपिक। तो पहले हम समझेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके सब्सटेंसेस है ना, आप आसपास जो भी सब्सटेंसेस देखते हो वो सब्सटेंस को आप बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। यस, दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहला होगा कंडक्टर, सबसे पहले टाइप के सब्सटेंस को आप बोलोगे कंडक्टर, एंड सेकेंड वन इज इंसुलेटर। वैसे एक मैं बात बता दूँ, इससे भी ये थोड़ा इंसुलेटर गलत लिख दिया मैंने, इंसुलेटर। ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि और भी एक टाइप के होते हैं इन सब्सटेंस लाइक सेमीकंडक्टर्स, बट फिलहाल हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम हायर स्टैंडर्ड्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सेमीकंडक्टर में भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। हम अपने टॉपिक को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते और एकदम ईजी वे में समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? बेसिकली ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट पास हो उसे आप क्या बोल सकते हो? कंडक्टर बोल सकते हो। ठीक है। द सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू इट इज कंडक्टर। तो मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास करने दे उसे आप बोलोगे कंडक्टर। तो आपको क्या लगता है कौन है ऐसा चीज़ जिसके अंदर से आप करंट को पास कर सकते हो? सर मेरे हिसाब से कोई भी मेटल बोल दूँ, है ना? कोई भी मेटल आप देखते हो उसके अंदर से करंट पास हो सकता है क्या? यस, कॉपर करंट पास होता है उससे, है ना? सिल्वर करंट पास हो सकता है उससे, सोडियम करंट पास हो सकता है उससे। कोई भी मेटल ले लो आप, ठीक है, कोई भी मेटल आप ले लो, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल ले लो, उसके अंदर से करंट पास हो सकता है। तो जितने भी मेटल्स हैं उनको मैं कंडक्टर बोल सकता हूँ। यस, कंडक्टर बोल सकता हूँ। नाउ सर व्हाट इज इंसुलेटर? तो इंसुलेटर कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो उसको आप क्या बोलोगे? इंसुलेटर। तो द कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें से करंट पास ना हो उसको आप क्या बोलोगे? यस, इंसुलेटर। ठीक है, क्या क्लियर रहेगा? चलो बताओ कौन है ऐसा चीज़ जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता? तो याद करो, आपको ऐसा बोलते रहेंगे कि अगर आप ना देखो कि किसी को करंट लग रहा है तो आप ना उसे लकड़ी से टच कर दो तो क्या होगा? उसे करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज जो लकड़ी है, जो वुड है, उसके अंदर से करंट पास नहीं होता। तो देखो मिल गया एक सब्सटेंस। तो वुड इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंसुलेटर सब्सटेंस। ओके, क्लियर रहेगा क्या? पक्का ना? ये हमारा टॉपिक नहीं था, ये तो मैंने आपको जस्ट बेसिक के लिए बताया। आपको ये समझना है कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, चलो कंडक्टर को समझ गए हम लोग। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट पास होता है उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कंडक्टर को दिमाग में रखना, और कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल मेटल होता है, इसको भी आप दिमाग में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक वायर बनाया है। ठीक है, ये क्या है? ये एक वायर है। ठीक है, अब ये कोई भी मटेरियल का हो सकता है ना? अज्यूम करते हैं कोई एक मेटल का है, कोई एक मेटल का क्या है? वायर है। ठीक है, अब ये वायर को ना मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जब मैं इस वायर को थोड़ा सा जूम करूंगा तो मैं क्या दिखूंगा? ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये जो वायर है ये सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा। ठीक है, यस सर, सिलेंड्रिकल शेप ही तो होता है। ये तुम दूर से देख रहे हो, इसे हम ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको आप जूम करके देखोगे ना तो आप देखोगे जो वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है ना? ये जो वायर है, ये वायर किससे बना हुआ है? सर ये कोई भी मेटल से बना हुआ रहेगा। करेक्ट ना? ये जो मेटल है, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ मैं आपको बताता हूँ ज़रा आउटर मोस्ट शेल मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मेटल का एटम है। ठीक है, अब वो मेटल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक मेटल का एटम है यहाँ पे। अब एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, आपको पता है ना? एटम के स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं? ये बीच में न्यूक्लियस होता है और ये आजू बाजू ना ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। ठीक है, जो बाहर वाला शेल होता है ना उसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, और आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। राइट?
ओके, नाउ यहाँ पर आपको कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो आपका आंसर होगा सर दो, फर्स्ट सेकंड, दो ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ओके, नाउ एक बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं पूरे शेल्स में, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल है ना, ये सारे शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, वो लोग इस एटम के अंदर क्यों है? बिकॉज ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस ना इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है विद अ फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ना इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है। बट ना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, ये फोर्स भी क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। न्यूक्लियस का जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या होता रहता है, वीक होता रहता है। तो आप मुझे बताओ कि ये न्यूक्लियर का जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर रहेगा? ये जो सबसे ज़्यादा नज़दीक इलेक्ट्रॉन है ना उसके ऊपर रहेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है। उसी तरह सबसे ज़्यादा वीक किस पर रहेगा ये फोर्स न्यूक्लियस का? तो ये जो बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इनके ऊपर सबसे वीक रहने वाला ये फोर्स, करेक्ट। क्यों? बिकॉज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए ना अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहो, इस एटम से बाहर निकलना चाहो तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? आप ना बस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, या फिर इन्हें सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दो, तो ये लोग क्या करेंगे पता है, इस एटम को, इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने ना वो एनर्जी इन्हें दे दिया, जैसे मैं उन्हें ये एनर्जी दूंगा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकल के ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट, समझा आपको पक्का? एक बात और, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये सबके सब क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आपको, अभी ये क्या है, ये वायर है ना, और ये वायर के अंदर अनगिनत नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। और जितने एटम्स होंगे वो एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो गए रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, फ्री हो गए रहेंगे, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपको यहाँ पे वायर दिख रहा है, ये वायर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो इधर तक बात समझा, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे। बिकॉज एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है पता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ना फ्लो होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर रुके रहेंगे ना तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता किसी भी कंडक्टर से, तो करंट फ्लो नहीं होता किसी भी कंडक्टर से। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ पर मूव होना स्टार्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ना मूव होना स्टार्ट हो गए, तो समझ जाना वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग मूव कैसे होते हैं और किस तरह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, या फिर किस तरह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इस कंडक्टर के अंदर। क्लियर है वो चीज़ के लिए? चलो उसको स्टार्ट करते हैं। ना यहाँ पर ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, आपको पता है ना। इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकल गए, ये तो हमें समझ में आया, बट ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होंगे? तो एक बात बताऊँ, ये ना रैंडमली मूव होते हैं कहीं भी। ये लोग ना रैंडमली मूव होते हैं, कहीं पे भी मूव होते हैं, ठीक है। क्या, एकदम रैंडमली मूव होते हैं। सपोज यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है और वो भी इस तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, कहीं भी किस तरफ भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये लोग कहीं भी मूव करते रहते हैं। चलो सर ये तो समझ में आ गया, बट मेरा एक डाउट है। अभी अभी सर आपने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, तो क्या उसके इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है? अगर मैं इस कंडक्टर को टच करूंगा तो मुझे करंट लगेगा क्या? नहीं, अभी आपको करंट नहीं लगने वाला। क्यों? बिकॉज इनका जो मोशन है ना वो रैंडम मोशन है। कैसा मोशन है? रैंडम। ये लोग कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है पता है, कि इनका जो एवरेज वेलोसिटी है ना, इनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी ना ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़ीरो। कैसे सर? बिकॉज देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहा है तो इससे कुछ वेलोसिटी बनी, बट ये इलेक्ट्रॉन को देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ना, तो अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। उसी तरह इसकी वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। उसी तरह इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखो जो एवरेज वेलोसिटी निकलने वाला है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो। सो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि यहाँ पर वेलोसिटी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है क्या?
ओके, सो मतलब ये समझ में आया कि अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होने चाहिए, बट उनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कुछ आना चाहिए, राइट है ना, यही बात है, यस यही बात है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो सर मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो से है कुछ बढ़कर कुछ हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा पता है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा, यहाँ पर आपको बैटरी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बैटरी। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ ना। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बैटरी का एक टर्मिनल है, बड़ी वाली डंडी से बनाते हैं, उसको मैं बोलूँगा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बैटरी का छोटा वाला डंडी है, इसको मैं बोलूँगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बैटरी को इस तरह से मैं क्या सर्किट के अंदर शो कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, ना ये बैटरी है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बैटरी की वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये लोग जो रैंडम मोशन कर रहे थे ना, ये लोग रैंडम मोशन छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? सो देखो सबके सब क्या हो रहे हैं, अब एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा था सर, कहीं भी फ्लो रहता है, रैंडम डायरेक्शन, ये इधर वो उधर कहीं भी जा रहे थे, ठीक है, जिस वजह से इनका जो एवरेज वेलोसिटी था वो जीरो आ रहा था। बट अब अगर आप देखोगे ना तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। सर किस तरफ फ्लो हो रहा है ये? तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन ना ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहे हैं। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं ना, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले वो लोग पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट है ना। सो इसलिए ये सारे जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। बट एक बात मैं आपको बताऊँ जो आपको हमेशा याद रखना है, कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, सो आप लोग ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को मत बता देना, बोलना कि करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। नहीं, करंट का डायरेक्शन ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, पहले किसी को पता नहीं था करंट क्यों फ्लो होता है। हाँ, सबको लगता था ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी को पता नहीं था। तो सब लोग सोचते थे कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होगा, है ना। इसलिए सब लोग सोचते थे कि जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। बट बाद में एक साइंटिस्ट आए, पता है साइंटिस्ट का नाम क्या था? एम्पियर। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? एम्पियर। उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जिस वजह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो वो लोग सोचने लगे सब लोग उस टाइम के कि अरे अभी तक तो सबको हमने अनाउंस कर दिया है कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। अब अगर सबको बोलेंगे कि नहीं नहीं वो चीज़ गलत था, करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, तो सबको ना मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने सोचा रहने दो, हम एक कन्वेंशनल डायरेक्शन बना देते हैं अपने अजम्पशन के लिए कि करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। बट इन रियलिटी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। सो अब आपको कैसे समझना है? आपको ऐसे समझना है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में, तो आपके करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। क्या क्लियर रहेगा? ओके। नाउ चलो वेलोसिटी की बात करते हैं। अब आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है वो कैंसल आउट हो रहा है क्या? नहीं, बिकॉज सबका डायरेक्शन तो सेम है। तो जितने भी वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पे वो सब ऐड हो रहे हैं क्या? यस, सबके सब ऐड हो जाएंगे बिकॉज सबका डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगा ना, जो भी एवरेज वेलोसिटी होगा, जो भी एवरेज वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, नॉन जीरो वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? नॉन जीरो वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ रेट से फ्लो हो रहे हैं, और इसीलिए अब इसके अंदर क्या फ्लो होगा? करंट। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल वायर हो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहे। क्यों? बिकॉज उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव तो हो रहे हैं बट उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, ठीक है। बट जैसे ही आप उसको ना किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी क्या करता है, बैटरी ना फटाक से इन सबके ऊपर ना ईएमएफ फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से सबके सब ना एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट यूनिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं, जिस वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो से बढ़कर कुछ एक वैल्यू अटेंड कर लेती है, और आप देखोगे कि उस वायर के अंदर से करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। सो ये रीजन था, इस तरह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है किसी भी वायर से।
आई होप आपको ये चीज समझा होगा ना। आपको एक चीज समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो अगर मैं एक प्यारी लैंग्वेज में बोलूँ ना तो इलेक्ट्रिक करंट को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो, आप बोल सकते हो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंडक्टर। देखो कितना सिंपली मैंने बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी कंडक्टर से। अगर कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो आप बोलोगे वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। बट डिटेल में आपको पता चल गया है कि उसी को नहीं बोलते हम करंट, बल्कि अगर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन और उनकी वेलोसिटी जीरो के इक्वल नहीं है तब वहां पर आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। ये चीज क्लियर रहेगा क्या, पक्का कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इस करंट को किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसको हम लोग ना डिनोट करने के लिए एक लेटर का यूज करते हैं। डेट लेटर इज कॉल्ड कैपिटल आई, ठीक है। कैपिटल आई से हम लोग ना इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिनोट नहीं करेंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, सो इलेक्ट्रॉन के पास ना नेगेटिव चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो हम लोग ना उस चार्ज को हम लोग एक लेटर कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। किससे, कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करेंगे, क्लियर रहेगा। और वहाँ पर जो टाइम लग रहा है ना, जितने टाइम के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है वो चार्ज, उस टाइम को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। क्लियर रहेगा क्या ये चीज़, पक्का कोई डाउट नहीं है। तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये चीज़ आप हमेशा क्या करना, याद रखना, ठीक है। बट आपको ना फॉर्मूला ही बताना इनफ नहीं है, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो करंट है, करंट की बात करो ना, इधर लिख देता हूँ करंट के लिए, ठीक है। जो करंट है उसका ऐसा यूनिट जो है ना वो क्या होता है, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्यों सर एम्पियर, क्यों एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, बिकॉज जिस साइंटिस्ट ने करंट को डिस्कवर किया था ना उन साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर, ठीक है। और उन्हीं को ऑनर के लिए, उन्हीं के ऑनर में हम लोग ना करंट के ऐसा यूनिट को एम्पियर समझते हैं। लाइक फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, क्यों, बिकॉज फोर्स को न्यूटन बाबा ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई, ठीक है। सो उसी तरह से करंट को डिस्कवर किया था एम्पियर ने, इसलिए करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। क्लियर रहेगा ये चीज़ आपको, बहुत बढ़िया। नाउ एक और बात याद रखना आप कि जो चार्ज है, चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है ना, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। क्या कूलम्ब होता है किसका, चार्ज का ऐसा यूनिट। और कूलम्ब को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या जैसे करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है वैसे चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है क्या, ओके। नाउ टाइम की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल एस। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो करंट है उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर, चार्ज है उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, और जो टाइम है उसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, वन एम्पियर कितना होता है ना। 1 एम्पियर की ज़रूरत क्यों पड़ी जरा वो भी सुन लो। जैसे अगर मुझे कन्वर्जन करना हो, कन्वर्जन करना हो तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना लेंथ होता है और 1 सेंटीमीटर कितना लेंथ होता है ना। उसी तरह अगर आपको ये एम्पियर का कन्वर्जन करना हो इसके और भी यूनिट्स में, लाइक मिली एम्पियर है ना, माइक्रो एम्पियर, ऐसे में अगर आपको कन्वर्जन करना हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 एम्पियर कितना होता है। तो 1 एम्पियर कितना होता है ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 एम्पियर को इस तरह से। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्या बोला मैंने, अगर किसी भी गिवन कंडक्टर से अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, क्या बोला मैंने, 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उस टाइम पे जितना भी करंट होगा ना उस कंडक्टर में, उस करंट को मैं बोलूँगा 1 एम्पियर। क्या बोलूँगा, 1 एम्पियर, ठीक है क्या। सो इसको आप लिख सकते हो क्या, हाँ क्यों नहीं लिख सकता है, ऐसे लिखो, when 1 कूलम of charge flows in 1 second then the current in conductor is 1 एम्पियर। जब 1 कूलम का चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो होता है 1 सेकेंड में तो जो करंट है उस कंडक्टर में वो होगा 1 एम्पियर का। क्लियर रहेगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी लिख सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1 एम्पियर। क्लियर रहेगा यहाँ तक।
चलो ठीक है, तो करंट से रिलेटेड हमें बहुत कुछ अब पता चल चुका है। हमको पता चल चुका फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमें पता चल चुका इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फ्लो होता है ना। हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम लोग ना जरा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट। मतलब एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर जितना करंट है ना वो मेजर किया गया 0.4 एम्पियर, ठीक है। और कितने टाइम तक ये 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, 5 मिनट्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ मच चार्ज वुड हैव पास्ड थ्रू द कंडक्टर। तो बताओ उस कंडक्टर से कितने चार्ज क्या हुए रहेंगे, पास हुए रहेंगे, ठीक है। उस कंडक्टर के अंदर से कितने चार्ज क्या हुए रहेंगे, पास हुए रहेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो बहुत इजीली हम यहाँ पे बता सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि गिवन में हमें क्या क्या पता है। हमको पता है कि करंट कितना है और करंट को हम लोग आई से डिनोट करते, तो मैंने आई लिख दिया, ठीक है। और करंट कितना है यहाँ पे 0.4 एम्पियर है, चलो ठीक है। टाइम भी आपको दिया हुआ है, टाइम कितना है, टाइम है 5 मिनट। बट एक सेकेंड, एक बात बताओ, टाइम का जो यूनिट है वो तो सेकेंड में होता है, यहाँ पे तो मिनट लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इस मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। और हमको पता है कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मिनट से अगर आपको सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, यस आपको मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है ना, तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 300 सेकेंड। कितना, 300 सेकेंड। ये चीज़ क्लियर रहेगा, ओके। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, यस आपको फाइंड करना है चार्ज। और चार्ज फाइंड करना है, मतलब चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो क्यू आपको फाइंड करना है। नाउ मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। नाउ आपको मालूम है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। सो यू नो आई, यस सर 0.4, यू नो टी, यस सर 300 सेकेंड। तो क्या आप क्यू नहीं निकाल सकते, सर आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाता हूँ और आई इंटू टी लिख देता हूँ। कैसे किया, इस टाइम को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये q इज इक्वल्स टू आई कितना है 0.4 इंटू टाइम है हमारे पास 300 सेकेंड, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पर आपका चार्ज आ जाएगा 120 कूलम, ठीक है। याद रखना चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे कैपिटल सी रखा हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो करिए ही, बट प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हमारी टीचिंग में। सेकेंड चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हमारी टीचिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। जिससे होगा क्या, हमारा चैनल ग्रो होगा। अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ, इसलिए सब्सक्राइबर कम है। सो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए सब्सक्राइबर ग्रो करने में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।